फिल्म की शुरुआत होती है एक फिल्म क्रू से जो जंगल में शूटिंग के लिए कोई अच्छा लोकेशन ढूंढ रहे होते हैं। रात धीरे धीरे उतरने लगती है। टीम में 3 लोग होते हैं, 2 मुख्य सदस्य और एक कैमरामैन। लेकिन थोड़ी देर बाद कैमरामैन रास्ता भटक जाती है। इससे साफ था कि अब तीनों किसी अनजान जगह में फंस चुके हैं। फिर वो लोग एक सुरक्षित जगह ढूंढने लगते हैं जहां वो टेंट लगा सकें। पर तभी उन्हें सामने कोई आदमी खड़ा दिखाई देता है, जैसे वो पहले से उनका इंतजार कर रहा हो। फिल्म क्रू का एक सदस्य जल्दी से अपना फोन निकालता है ताकि मदद के लिए कॉल कर सके, मगर नेटवर्क नहीं मिलता। उसी वक्त वो नकाब वाला आदमी वापस आता है। वो टीम के एक सदस्य पर हमला करता है और उसे वही खत्म कर देता है। अब सिर्फ 2 लोग बचते हैं, एक लड़की और कैमरामैन। लेकिन उनकी किस्मत भी उनका साथ नहीं देती। कुछ देर बाद वही नकाबधारी हत्यारा लौट आता है और दोनों को भी मार देता है। वो भयानक घटना कैमरामैन के कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। हर डरावना पल कैद हो चुका था। इसके बाद सीन बदलता है। अब हमें एक नई फिल्म क्रू दिखती है। इस टीम में भी 3 लोग हैं, एक लड़की जिसका नाम होप है, उसका पार्टनर हॉक और एक कैमरामैन। इन तीनों को उनके प्रोड्यूसर ने एक शॉर्ट फिल्म के लिए एक सही कैबिन लोकेशन ढूंढने का काम दिया था। लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी उन्हें कोई जगह नहीं मिली। तभी हॉक सुझाव देता है कि शायद जंगल के अंदर कोई पुराना कैबिन मिल जाए। तीनों तुरंत अपनी कार में बैठते हैं और घने जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। कैमरामैन हर चीज रिकॉर्ड कर रहा था। वो बताता है कि प्रोड्यूसर ने उसे साफ कहा है, कैमरा कभी बंद मत करना, सब कुछ रिकॉर्ड करना है। यही वजह थी कि वो हर पल शूट कर रहा था। इसके बाद तीनों जंगल के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें पेड़ों के बीच एक पुराना सा कैबिन दिखता है। जैसे ही वो कैबिन के पास पहुंचते हैं, अंदर से एक लड़की की चीख सुनाई देती है। तो वो लोग अंदर चले जाते हैं, यह जानने की आखिर हुआ क्या है। अंदर पहुंचकर उन्हें दिखता है कि एक टीवी चल रहा है और वो चीख टीवी से ही आ रही थी। कुछ देर बाद उन्हें कैबिन का मालिक मिल जाता है। वो गुस्से में उन पर चिल्लाने लगता है, लेकिन होप सब कुछ समझा देती है कि वे यहां क्यों आए थे। उन्हें बस मदद चाहिए थी और वो आवाज सुनकर ही अंदर आए थे। फिर होप उस मालिक से कहती है कि वो इस कैबिन को 2 दिनों के लिए किराए पर लेना चाहती है ताकि वे यहां अपनी शॉर्ट फिल्म शूट कर सकें। मालिक हालात का फायदा उठाते हुए बहुत बड़ा दाम मांगता है, 2 दिनों के लिए $2000। होप को ये रकम ज्यादा लगती है, लेकिन शूट जरूरी होने के कारण वो उसे $750 प्रतिदिन देने की पेशकश करती है। शुरुआत में मालिक इनकार करता है, मगर फिर मान जाता है क्योंकि उसे ये डील ठीक लगती है। होप पैसे देती है और वो व्यक्ति उन्हें कैबिन इस्तेमाल करने की इजाजत दे देता है। मालिक जाने ही वाला होता है, लेकिन अचानक रुक जाता है। वो उन्हें सावधान करते हुए कहता है कि जंगल के अंदर और गहराई तक मत जाना, क्योंकि वहां कुछ लोग रहते हैं जिन्हें बाहरी लोग पसंद नहीं आते। वो बताता है कि कभी वो लोग इसी इलाके में बसते थे, लेकिन बाद में सरकार ने उन्हें वहां से हटा दिया। कुछ लोग तो चले गए, लेकिन कई अब भी जंगल के अंदर छिपकर रहते हैं। इतना कहकर कैबिन का मालिक वहां से चला जाता है। होप और उसका साथी बेन बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद आखिरकार उन्हें अपनी फिल्म के लिए एक सही जगह मिल गई थी। होप तुरंत अपने प्रोड्यूसर को कॉल करके ये खुशखबरी देती है। प्रोड्यूसर कहता है कि वो जल्द ही वहां आने वाला है ताकि कैबिन खुद देख सके। कैबिन मिलने की खुशी में होप, बेन और कैमरामैन साथ बैठकर जश्न मनाते हैं। थोड़ी देर बाद वो तीनों फिर से जंगल के अंदर जाते हैं ताकि फिल्म के लिए सही जगह चुन सकें। उन्हें एहसास होता है कि पूरा जंगल ही उनकी फिल्म के लिए एकदम परफेक्ट है। जब होप इधर-उधर जगह देख रही होती है, तो उसे झाड़ियों के बीच किसी की परछाई चलती हुई नजर आती है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और वापस काम में लग जाती है। तीनों फिर कैबिन के अंदर लौटते हैं और शूट की लोकेशन वाली फुटेज देखने लगते हैं। फुटेज में कुछ देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कैमरे में वही नकाब वाला आदमी दिखाई देता है। ये देखकर होप डर जाती है और तुरंत बन को कहती है कि सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दो। थोड़ी देर बाद प्रोड्यूसर वहां पहुंचता है। होप, बेन और कैमरामैन सब कुछ प्रोड्यूसर को समझाते हैं और कैमरे की फुटेज दिखाते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर को भरोसा नहीं होता। वो कहता है शायद ये किसी बच्चे की शरारत होगी जो मजाक कर रहा है। वो तीनों को शांत रहने और वहीं रुकने को कहता है, लेकिन होप डर चुकी होती है। उसे अब वहां एक पल भी रुकना अच्छा नहीं लगता। तब प्रोड्यूसर कहता है कि ठीक है, आज रात किसी और जगह रुक जाएंगे,
लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि उसका एक साथी कैबिन चेक करने आने वाला है। तभी दरवाजे पर कोई ठक ठक करता है। प्रोड्यूसर बाहर जाता है देखने, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वो सोचता है शायद किसी बच्चे की शरारत होगी और फिर वापस अंदर आ जाता है। इस बीच पूर्बन को समझाता है कि वो जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। इतना टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी जब वो बात कर ही रहे होते हैं, एक बार फिर दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। इस बार जब प्रोड्यूसर बाहर जाता है तो उसके सामने वही 3 नकाबपोश कातिल खड़े होते हैं। प्रोड्यूसर हिम्मत दिखाते हुए उन्हें धमकाता है कि यहां से चले जाओ, और तभी अचानक उनमें से एक आदमी, तीनों लोग एक और कमरे में पहुंचते हैं। अचानक बाहर एक नकाब पहने शख्स खड़ा दिखाई देता है। उसी वक्त लाइट्स फिर से जल उठती है और होप नीचे जाकर एक बॉक्स देखती है जिसमें कई सीडी रखी होती है। उनमें से एक सीडी पर किसी लड़की का नाम लिखा होता है। जिज्ञासा में होप उसे डीवीडी प्लेयर में चलाती है। वीडियो में वही लड़की दिखाई देती है जिसे कुछ नकाबपोश आदमी जबरन बाहर ले जाते हैं। वो उसके हाथ पैर बांध देते हैं। इसके बाद वीडियो बेहद भयानक हो जाता है। वो लोग उस लड़की के साथ ऐसा सलूक करते हैं कि उसका चेहरा पहचान में नहीं रहता। आखिरकार वो लड़की दर्द में दम तोड़ देती है। सबसे डरावनी बात यह थी कि वो वीडियो उसी कमरे में शूट किया गया था जहां अभी होप मौजूद थी। यानी जो भी वो नकाबपोश लोग थे, वो काफी समय से इसी जगह पर लोगों को फंसा रहे थे। जो भी इस जंगल या केबिन के पास आता, वो लोग उसे मार देते और उसकी हर बात को वीडियो में रिकॉर्ड कर लेते। कुछ देर सोचने के बाद होप और उसके दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और उन नकाबपोश लोगों से पूछा, तुम चाहते क्या हो? उनमें से एक ने जवाब दिया, हमें बस वो लड़की चाहिए। ये सुनकर सब समझ गए कि वो लड़की होप है। वो कोशिश करती है समझाने की, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस एक फिल्म मेकर हूं। इतने में बाहर एक गाड़ी आती है। वो प्रोड्यूसर का पार्टनर होता है। वो लोग भागने की प्लानिंग कर ही रहे होते हैं कि तभी होप के फोन पर एक वीडियो नोटिफिकेशन आता है। जब उसने वीडियो चलाया तो सबके होश उड़ गए। वीडियो में वही नकाबपोश लोग प्रोड्यूसर के पार्टनर को पकड़कर उस पर बेहद दर्दनाक तरीके से जुल्म कर रहे थे। इसके कुछ देर बाद वो नकाबपोश कातिल खिड़की के पास आए और उन्होंने प्रोड्यूसर के पार्टनर की लाश वहीं गिरा दी। इतना ही नहीं, उन्होंने उसकी गाड़ी के टायर भी फोड़ दिए, जिसका मतलब था कि अब उनके भागने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। प्रोड्यूसर फोन सिग्नल ढूंढने बाहर गया ताकि पुलिस को कॉल कर सके, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो घबराकर वापस लौट आया क्योंकि बाहर मौजूद उन तीनों नकाबपोशों ने अब बेन पर हमला कर दिया था। बेन बुरी तरह घायल हो चुका था। अंदर आने के बाद उसने देखा कि अब खिड़की के बाहर सिर्फ 2 कातिल खड़े हैं। इसका मतलब कहीं वो तीसरा आदमी घर के अंदर तो नहीं आ गया। अब वो तीनों डरते हुए केबिन का कोना कोना तलाशने लगते हैं। तभी अचानक तीसरा कातिल, जो इतने समय से बिस्तर के नीचे छिपा हुआ था, बाहर निकलता है कि पैरों को पकड़ लेता है। बेन घबरा जाता है लेकिन हार नहीं मानता। वो पास रखी लोहे की रॉड उठाकर सीधा उस कातिल के चेहरे पर घोंप देता है। कातिल मौके पर ही ढेर हो जाता है। अब बाहर बचे हुए 2 नकाबपोश कातिल गुस्से में केबिन को आग लगाने की कोशिश करते हैं ताकि बेन, होप और कैमरामैन बाहर निकल आएं। वो दोनों अपने अपने कैमरे उठाते हैं हर पल को रिकॉर्ड करने के लिए, और अंधेरे में वो नकाबपोश औरत अचानक हमला कर देती है। होप किसी तरह कैबिन से भाग निकलती है और जंगल की ओर दौड़ पड़ती है। उधर कैबिन के अंदर नकाबपोश औरत बन पर पीछे से हमला कर देती है, लेकिन बन भी चाकू को सीधा उस औरत की गर्दन में घोंप देता है। इसके बाद कैमरामैन और बन दोनों मिलकर कैबिन से भाग निकलते हैं, लेकिन बाहर गहरी अंधेरी रात थी जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। उधर दूसरी ओर होप जंगल के बीचों बीच भाग रही होती है। आखिरकार अपनी कार तक पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो चैन की सांस लेती है, कातिल फिर सामने आ जाता है। इस बार उसके हाथ में है एक डरावनी चेनसॉ। वही दूसरी ओर कैमरामैन को नेटवर्क मिल जाता है। वो जल्दी से पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एक और नकाबपोश आदमी कैमरामैन पर हमला कर देता है। उधर होप किसी तरह सड़क तक पहुंचती है,
उसे दूर से एक कार आती दिखती है, उसमें बैठा होता है कैबिन का मालिक खुद। होप तुरंत कार में बैठती है और सब कुछ बता देती है, कैसे वो कातिलों से बचकर भागी। लेकिन फिर मदद करने की बजाय वो आदमी कार घुमाकर वापस उसी कैबिन की तरफ जाने लगता है। जैसे ही होप को एहसास होता है कि कैबिन का मालिक उन्हीं नकाबपोश कातिलों में से एक है, वो तुरंत चाकू उठाती है और उसके पेट में वार कर देती है। फिर किसी तरह वहां से भाग निकलती है। भागते भागते होप की नजर बन पर पड़ती है, जो अब भी उन नकाबपोशों से जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है। थोड़ी दूर जाकर बन को एक पुराना छोड़ा हुआ कैबिन दिखता है। वो अंदर जाकर देखता है कि वहां कैमरामैन की लाश पड़ी है। जैसे ही वो हालात देखने अंदर जाता है, अचानक से कातिल पर हमला करता है। उधर आखिरी पलों में होप एक वीडियो रिकॉर्ड करती है, जिसमें वो कहती है, शायद ये मेरा आखिरी मैसेज हो। अगर कोई ये वीडियो देखे तो इन नकाबपोश दरिंदों को ढूंढकर पुलिस की मदद से सजा दिलाए। कुछ समय बाद एक पॉडकास्ट में होप अपनी कहानी बताती है, कैसे उसके दोस्तों को नकाबपोश कातिलों ने मार डाला और कैसे वो खुद मुश्किल से बच पाई। वो कहती है, मैं भी लगभग मर ही गई थी, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह निकल आई। लोग उसकी कहानी सुनकर हैरान रह जाते हैं। होप बताती है कि अब वो इस पूरी घटना पर एक बड़ी फिल्म बनाने वाली है। पॉडकास्ट खत्म होने के बाद वो घर लौटती है और सोने चली जाती है। लेकिन उसी रात कोई चुपके से उसके घर में घुसता है और कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। उसी नकाबपोश कातिलों में से एक होता है। वो होप के करीब आता है और आखिरकार उसे भी मार डालता है। इस तरह होप, जो सोच रही थी कि वो इस डरावने खेल की एकमात्र सर्वाइवर है, असल में आखिरी शिकार बन जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि होप की मौत के बाद सच्चाई सामने आती है कि वो कुछ नकाबपोश कातिल ही नहीं थे, बल्कि ऐसे कई लोग थे जो सालों से जंगल में रहते आए थे। ये लोग जंगल को अपना घर मानते हैं और जो भी बाहर का इंसान यहां आता है, उसे वे खतरा समझते हैं। होप के साथ भी वही हुआ। जैसे ही उन्हें मौका मिला, उन्होंने उस पर हमला कर दिया और उसे खत्म कर दिया। उनका मानना था कि शहरों से आने वाले लोग जंगल को नष्ट कर रहे हैं, उनकी जमीन, उनका तरीकाए जीवन और सबसे जरूरी, उनका अस्तित्व, और इसलिए वे किसी को भी इस जगह के करीब नहीं आने देते। उनके लिए यह जंगल सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि उनकी पहचान और जिंदगी का हिस्सा है। जो भी उसे छूने की कोशिश करता है, वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटता।